बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन कर ली थी एक्सपर्ट से पहले पहले। देखो, प्रोस्पेक्टस बन रहा है, सेलिंग डॉक्यूमेंट है, तो ऑब्वियस बात है कि शायद एक्सपर्ट की ओपिनियन भी बीच में शामिल हो, एक्सपर्ट की कोई स्टेटमेंट भी शामिल हो। दैट मे बी एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट, वो इंजीनियर हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, वट। तो लॉ ने खुद ही एक्सपर्ट की डेफिनेशन इसी सिक्योरिटीज एक्ट में डिफाइन कर दी कि एक्सपर्ट का मतलब बैंकर है, सिक्योरिटी एडवाइजर, इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लॉयर एंड एनी अदर पर्सन whose profession give authority to a statement made by him, जिसके ठप्पे की वैल्यू है, वो स्टैंप लगाएगा तो उसको अथॉरिटी अथोराइज कर देगा उस डॉक्यूमेंट को। तो इनफैक्ट ये वो एक्सपर्ट की डेफिनेशन है। ये क्यों ऐड की गई? क्योंकि देखो, हो सकता है एक्सपर्ट आपसे जर्नल बात करे और आप वो अपने प्रोस्पेक्टस में डाल दें और मिसलीड हो जाए आपका शेयर होल्डर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब हम आपको जरा थोड़ा सा कुछ और भी समझा दें कि एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट, पहली बात कि एक्सपर्ट का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। A prospectus shall not contain a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not or has not been engaged or interested in the formation or promotion of the management of the company. उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। वो प्रमोटर्स में से ना हो, उसका ताल्लुक ना हो। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अगर वो कंपनी के साथ किसी भी तरीके से एंगेज हुआ इस तरीकों में, ठीक है, अगर वो कंपनी के साथ एंगेज हुआ तो नुकसान ये होगा कि उसकी स्टेटमेंट जो है वो बाइज्ड होगी, अनबाइज्ड नहीं होगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा एक्सपर्ट का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तीसरी बात प्रोस्पेक्टस के हवाले से ही कि जिसकी स्टेटमेंट डाल रहे हो उससे अप्रूवल ले लो कि भाई आपकी इजाज़त है कि आपके ये जो अल्फाज हैं ये हम अपने प्रोस्पेक्टस में छाप दें, या स्टेटमेंट हम अपने प्रोस्पेक्टस में पब्लिश कर दें। तो वो कहते हैं a prospectus that contain a statement purporting to be made by an expert or to be based on a statement made by an expert shall not be issued, circulated or published। तब तक आप वो prospectus issue नहीं करेंगे, publish नहीं करेंगे, circulate नहीं करेंगे जब तक the expert has given his written consent to the issue of the prospectus with a statement in the form and context in which it is included। जब तक एक्सपर्ट अपनी रिटर्न रजामंदी ना दे दे कि हाँ आप मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये शामिल कर लें, एंड दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। There appears in the prospectus a statement that the expert has given and has not withdrawn his consent। और ये क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा हो कि प्रोस्पेक्ट एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी है और उसने विड्रॉ नहीं की है। सो ये थी जी एक्सपर्ट के हवाले से बातें कि आप एक्सपर्ट की ओपिनियन यूज करें, एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट हो और उसकी रजामंदी हो, अदरवाइज आप नहीं यूज कर सकते। ठीक हो गया जी। तो ये दो चीजें क्रिमिनल लायबिलिटी एंड कंपनसेशन है। इसको पढ़ने की वैसे खैर जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं ये एहतियातन आपको सेक्शन 92 और सेक्शन नंबर 93 पढ़ा दूं। अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस हु makes a misleading, incorrect, untrue or deceptive statement in the prospectus, बंदा जिम्मेदार होगा जो misleading statement देगा। और omit information or statement from a prospectus that is required, या देखो या तो omission है या misleading है, misrepresentation है, दो ही चीजें हैं। या तो गलत बयानी कर रहे हो या कुछ फैक्ट छुपा रहे हो, तो दोनों में सजा है भी। और कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के हवाले से उसने फिर आगे लिखा कि एवरी ऑफरर, issuer, director of an offerer or issuer or any person who has signed the prospectus shall be liable to pay compensation to any person who acquires any of the security in reliance upon the prospectus to which the prospectus relates and suffer loss in respect of them as a result of any incorrect, untrue, misleading information in the prospectus or the omission from it any matter required to be included। तो ऑफरर भी जिम्मेदार बना दिया, इश्यूर भी जिम्मेदार बना दिया, डायरेक्टर, ये बेशक ऑफरर का हो या इश्यूर का हो, तीनों लोग, तीनों जिम्मेदार हैं कि वो लॉस को कंपनसेट करेंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारा पहला पास पेपर का एक सवाल है जो उसने पूछा कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज आप बताइए, नो पर्सन शैल मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी के अनलेस के कमीशन ने अप्रूवल की हो। डिस्कस द एक्सेप्शन टू द अबव। कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसमें प्रोस्पेक्टस को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है? तो वो हमने एक डिटेल इसके अंदर पढ़ा था एरिया, जहां पे हमने कहा था कि इन एरियाज़ में आपको प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वही स्टेट बैंक वाला, प्राइवेट ऑफरिंग वाला, ये बातें मेरा ख्याल है हमने बहुत डिटेल से क्लास में पढ़ी थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन नंबर 7 AI. The board of director of Tanveer Limited, a listed company, has decided to invite general public for the subscription of its security and therefore intend to issue a publish a prospectus. Publish a prospectus. Under the provision, advise the director about the time frame within which the approval for the issuance of prospectus may be obtained and the time for which the prospectus may remain valid after अप्रूवल. तो वही टाइमलाइन जो मैंने आपको सिखाई थी, 60 डेज वैलिडिटी, 20 एटलीस्ट 21 डेज पहले आपने अप्रूवल लेना है, वही वैलिडिटी के ऊपर उसने एक ब्रीफ सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है. ठीक हो गया जी, वही देखिए. ठीक है, सो क्लियर. आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज. सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका. सॉरी मैं इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बेहतर करूं. आज हमारे को प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, इसलिए ऐसा कुछ है कि हमारा एरिया जो है. चलो जी. सो स्प्रिंग 2009 क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं DL Limited has published a prospectus on 1st March. The subscription list is due to open on 5th April. Explain कीजिए whether the company is in compliance with the provision of Securities Act 2000 regarding the publication of its prospectus. जी जनाब, prospectus publish हो रहा है 1st March को और वो कहता है कि subscription list is due to open on 5th April. जी, और फर्स्ट और whether the company is in compliance with this. अच्छा, इसमें ना हम लोगों को जो इसमें थोड़ी सी इस क्वेश्चन के अंदर एम्बिग्विटी थी, उसने ये अज्यूम करवा लिया कि प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो रहा है 1 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, जो कि शायद ज्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए. लेकिन इसका आंसर ये होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि नॉट लेस देन 7 डेज और नॉट मोर देन 30 डेज. नॉट लेस देन 7 डेज और नॉट मोर देन 30 डेज, कि 30 दिनों से ज्यादा नहीं और लेस देन 7 डेज. अगर आपकी सब्सक्रिप्शन ओपन भी हो, हमने ये पढ़ा था नॉट मोर देन 30 डेज और द कमेंसमेंट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन. और कमेंसमेंट तो हमारी 5 को हो रही है, लेकिन हमारा 30 मार्च को अगर हम देखें तो हमारे 30 दिन पूरे हो जाते हैं पब्लिकेशन के. तो उसी के ऊपर उसने डिस्कशन किया. अगर आप गौर करें तो कहते हैं उसने अज्यूम कर लिया यहाँ पे कि हम पब्लिकेशन कर रहे हैं मार्च से लेकर अप्रैल तक, जो कि गलत है. मेरा मानना है कि इस तरह की अजम्पशन नहीं लेनी चाहिए थी उसे. तो इस सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है. तो जरा गौर करेंगे ना आप कि सिंस DO Limited published the prospectus on 1st March which is more than 30 days, देखो ये अज्यूम कर गया. इसलिए मेरे मुताबिक ये क्वेश्चन चूंकि बहुत पुराना है 2009 का, इसलिए इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं. अब ऐसा सवाल, एम्बिग्विटी वाला सवाल जिसके अंदर प्रॉब्लम हो, वो नहीं आएगा. अदरवाइज उसने अजम्पशन यहाँ लेकर डिस्कशन जो है उसने पब्लिकेशन के ऊपर कर ली कि कितनी देर के लिए पब्लिश करना है. ठीक है जी. सो अगला सवाल पे आते हैं. अगला क्वेश्चन है जी स्प्रिंग 2018 का पास पेपर है. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट A, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 इन ICAP बुक. On 25 February 2018, BL is in a move to list its shares on PSX, received approval from the commission for the publication of the prospectus. लो जी, उन्हें 25 फरवरी को अप्रूवल मिल गई है उसे कमीशन से. अंडर द प्रोविजन आपने सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक एडवाइस करना है BL with regard to publication of the prospectus in the newspaper and its placement on company's website. आपने दो चीज़ों पे एक्सप्लेन करना है कि न्यूज़पेपर में कैसे छापेंगे और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर. तो दोनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं. न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट तो अभी भी आपके सामने लिखा हुआ है, और अगर आपको याद हो कि पब्लिकेशन करनी थी इन दी न्यूज़पेपर, सॉरी इन द न्यूज़पेपर का तो है वेबसाइट के हवाले से, तो वो आपको याद होगा. हमने कहा था जिस दिन आप पब्लिश करेंगे वहां से लेकर आप कहां तक जाएंगे, क्लोजिंग ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन तक. याद आई बात. तो यही दो बातें उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की होंगी, और फिर वही बेसिक बातें कि इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर, तो ये वही बातें उसने यहाँ पे लिखी हैं. ज़रा पढ़िए और साथ आपको कैलकुलेट कर. अच्छा, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप खुद कैलकुलेट करो. 25 फरवरी से शुरू हो जाओ और टाइमलाइन कैलकुलेट करो. देखो आपको 25 फरवरी को मिली है अप्रूवल. अब ये अप्रूवल वैलिड है 60 डेज तक. ठीक हो गया पहली बात. तो ये देखो उसने 60 डेज की बात की कि कब तक वैलिड है. फिर उसने कहा कि अच्छा BL shall publish the prospectus, इंग्लिश और उर्दू फॉर्म जिसमें भी, और ब्रिज और लॉन्ग फॉर्म जो भी करें. फिर उसने तीसरी बात की 7 और 30 डेज वाली, और चौथी बात की टिल द क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन वाली. तो ये चार बातें उसने प्लान आउट करके उसने एक्सप्रेस कर दी. दो ये आपके सामने हैं, दो जेनेरिक बातें कि 60 डेज की वैलिडिटी है, और ठीक है जी, और दूसरी बात इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर वाली. तो ये इस तरीके से उसने एक्सप्रेस किया 2018 को. ओके प्लीज.
अच्छा जी, ये सवाल भी हो गया। अगले पार्ट पे आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 2020 का पास पेपर है। ऑन 4 फरवरी, जस्ट मिनट, मुझे इसकी एडजस्टमेंट करने थे हमारे लैपटॉप के साथ, और थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के साथ प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से मेरी स्क्रीन पे कुछ नहीं है, जो कुछ है आपके सामने ही है यहाँ पे। अच्छा, ऑन 4 फरवरी 2020, the Commission approved the prospectus of VL for public offer of its security. The director intend to publish the prospectus on 10th April 2020. Under the provision, advise the director with regard to the format, the time frame within which the prospectus may be published and the requirement for publication of the prospectus. I believe so. Same question है timeline के ऊपर, तो शायद आप लोग इसे easily कर लोगे। ठीक है, इसे खुद कीजिएगा प्लीज। ये वही सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन। हाँ, ये एक सवाल है जो बहुत खूबसूरत था। थोड़ी सी कंफ्यूजन थी क्वेश्चन में, बट आईकैप ने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सेटअप किया जो कि ऐसा लगा कि किसी ने बहुत सोच समझ के पूरे सिक्योरिटी एक्ट का निचोड़ इस सवाल में डाल दिया। नहीं करवा रहा खुद, आप करके आओ तो क्लास में डिस्कस करेंगे। 2018 ऑटम 2018 का पास पेपर है, ठीक है, और ये पूरा एक निचोड़ है, इसलिए कोशिश कीजिएगा अगर आप लोगों ने ये एरिया में कुछ एरिया नहीं पढ़ा हुआ इस चैप्टर में, पहले वो कंप्लीट करके फिर ये सवाल करो। आई बिलीव सो कि एक दफ़ा आपने जब इस सवाल से गो थ्रू कर लिया, आपको कंप्लीट टाइमलाइन समझ आ जाएगी कि अच्छा अप्रूवल के बाद क्या हो रहा है, पब्लिकेशन क्या कर रहे हैं, पब्लिकेशन के बाद क्या करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सो एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ ऑटम 18 का, और बाकी इसलिए मैंने खुद करा दिए कि ये वाला मैंने घर से करने के लिए देना था। और ये है बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 आईकैप की बुक में, और अगर अटेम्प्ट पूछें 18 का अटेम्प्ट है सोलर लिमिटेड वाली, द डायरेक्टर ऑफ सोलर लिमिटेड। तो जो आसिफ साहब की बुक से पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ये अवेलेबल होगा उसमें, वॉल्यूम 1 में अवेलेबल होगा आई बिलीव। लें जी, आगे छोटे छोटे से सवाल दोबारा जो कि बहुत डिस्क्रिप्टिव, और शायद अब ये पैटर्न नहीं है, अब ये शायद इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते। Siham Limited is in a process of raising money through issuance of share and intend to issue a prospectus. Advise the management as to who would be liable under the Security Act to compensate the investor in case there is any deficiency in the prospectus. And अभी मैंने आपको कंपनसेशन क्लॉज पढ़ाई के इशूअर, ऑफरर, डायरेक्टर ऑफ द इशूअर, ऑफरर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसी बारे में पूछ रहा है। और साथ कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द लायबिलिटी वुड अराइज, तो ये बात हमने अभी डिस्कस की है थोड़ी सा टाइम पहले। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 के ऊपर। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8, the director of JL intend to make a public offer of its securities and are in the process of preparing the prospectus. The wish to include a statement made by an expert in JL's prospectus. अच्छा, the wish to include a statement, expert की statement ऐड करनी है under the provision, आप बताइए, of the Securities Act. Advise the director about number 1, the matter that must be considered before including the statement made by an expert in JL's prospectus, or secondly, the condition that must be complied with before issuing circulating a publication JL's prospectus containing the expert statement. तो ये दोनों बातें अभी हमने थोड़ी देर पहले, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है कि जी कहता है जो बातें कंसिडर करनी चाहिए वो कंसिडर यही करनी चाहिए कि एक्सपर्ट बंदा जो हो उसकी, आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक्सपर्ट के हवाले से जो बातें पढ़ी हैं ये वही हैं, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। उसने बोला कि वो पार्ट बी तो वो बहुत क्लियर है ना कि इशू करने से पहले उसकी कंसेंट होनी चाहिए, रिटन कंसेंट। ठीक है जी, तो ये वही बातें हमने जो अभी पढ़ी हैं ये वही हैं, पार्ट ए और बी। अगली बात पे आता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 के ऊपर। Under the securities, an issuer offer of the security intend to approach general public for raising fund and have to submit a prospectus with the commission for its approval. List any 4 exception of the above. वही बात कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है, एक्सेप्शंस बताइए जिसमें प्रोस्पेक्टस के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो वही 4 बातें उसमें से निकाल के उसने आपके सामने प्रेजेंट कर दी हैं जी। वही सवाल, वही जवाब, डिस्क्रिप्टिव सवाल। अच्छा, मैं जल्दी गो थ्रू इसलिए कर रहा हूँ कि ये वही सवाल हैं जो हम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे हैं, हमने पढ़े हैं, और ये सारे के सारे चूंकि डिस्क्रिप्टिव हैं इसलिए हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है जी। सो अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। मैंने कल एक छोटी सी बात, कल नहीं लास्ट क्लास में एक छोटी सी बात समझाई थी शायद, और वो ये थी कि प्राइवेट कंपनी ने अगर
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्वायर कर लिया, तो जो ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको मिलता है वो साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है, बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, अगर एक प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जबकि मैंने ये बताया था कि अगर इसके बरक्स कोई पब्लिक कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद कुछ फर्दर कंप्लायंसेस हैं, मैं यूं लिख देता हूं, फर्दर कंप्लायंसेस हैं जो वो इंश्योर करेगी, एंड देन दे विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ commencement of business certificate, COB, commencement of business certificate लेगी, तो फिर उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, उससे पहले नहीं। इस स्टेज के ऊपर पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। सो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सेक्शन है सेक्शन 19, इसको जरा देखते हैं जी। अच्छा, क्या क्या कंप्लायंसेस हैं जो हमें देखनी होंगी, तो जरा देखते हैं जी। Just a minute. So हमारे सिलेबस में ये एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का, दैट डील्स विद द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसके अंदर हमें जो पढ़ने वाली चीज़ है वो कंडीशंस हैं, बट हमें अभी एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी बात इसी के अंदर सब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। Minimum subscription means the amount, if any, fixed by the memorandum or article upon which the director may proceed to allotment. If no amount is fixed, the whole amount of share capital other than to be issued not for cash is minimum subscription. बेटा जरा समझो, वैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पब्लिक ऑफरिंग में बहुत अच्छा एक्सप्लेन है, यानी वो अमाउंट मिनिमम जितने पैसे, देखो मैं शेयर कैपिटल इशू करना चाहता हूं 100 मिलियन का, मुझे पब्लिक ने इंटरेस्ट ही शो नहीं किया, कितने परसेंट पब्लिक इंटरेस्ट शो कर दे तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है यार, लेट्स प्रोसीड द अलॉटमेंट। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है, वो मिनिमम अमाउंट कि जितना कैपिटल हम इशू करना चाहते हैं, से 100 मिलियन का कैपिटल इशू करना चाहते हैं, इस 100 मिलियन में से मैं कहता हूं सपोज इसमें से पब्लिक 80% सब्सक्राइब कर दे तो मैं आई विल गो विद द अलॉटमेंट। तो ये इसका मतलब ये 80% जो डिफाइन कर दिया आपने MOA के अंदर और AOA के अंदर, दैट विल बी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यही बात वो लिख रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस द अमाउंट इफ एनी फिक्स्ड बाय द MOA AOA which the director upon which the director may proceed to allotment। डायरेक्टर कहेंगे लेट्स गो फॉर दी अलॉटमेंट। बाकी अच्छा मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, बाकी 20% कहाँ से आएगा, फिर बाकी 20% अंडरराइटर कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, जितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखी होती है, अगर उतनी अमाउंट रिसीव हो जाए तो उतना कॉन्फिडेंस अचीव हो जाए फ्रॉम द जनरल पब्लिक, तो बाकी अमाउंट आप यूजुअली अंडरराइटर से पूरी कर रहे होते हो। अंडरराइटर उतने पैसे इन्वेस्ट करने की फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरराइटिंग फी भी कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके अलावा उन्हें इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल गेन भी हो रहा होता है। ठीक हो गया। सो इफ नो अमाउंट इज फिक्स्ड, अगर आपने मेमोरेंडम आर्टिकल में अमाउंट मेंशन नहीं की तो क्या होगा, फिर वो कहता है कि अदर देन टू बी इशूड नॉट फॉर, जस्ट अ मिनट, अदर देन, मैंने कहा जैसे हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, अदर देन टू बी इशूड, ये देखिए, टू बी इशूड नॉट फॉर कैश। कहता है इसके अलावा अगर नहीं बताया तो क्या होगा, कहता है होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, सारे का सारा, यानी 100%, 100 मिलियन का 100 मिलियन मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, अदर देन टू बी इशूड नॉट फॉर कैश, यानी अदर देन, यानी ये वो, देखो हम कैपिटल में ना दो चीजें लिख रहे होते हैं, अभी आपने कभी प्रैक्टिकल उससे देखा नहीं, लेकिन ऐसा होता है इशूड फॉर कैश या अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन और अगेंस्ट काइंड, इशूड कैपिटल इशूड अगेंस्ट काइंड। काइंड में अदर देन, मतलब हो सकता है किसी से प्लांट मशीनरी आ रहा हो और उसके बदले उसे शेयर इशू हो रहे हो, तो लॉ फिर ये कहता है कि फिर सारे का सारा जो कैश के एवज इशू हुआ है ये होना है, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर फॉल करता है, काइंड वाला फॉल नहीं करता, उसको छोड़ देना। यानी कहूं 100 मिलियन में से अगर मैंने कैश के एवज इकट्ठा करना था 80 मिलियन और 20 मिलियन इन काइंड आना था, तो बेटा 80 मिलियन वुड बी, और आपने MOA में कुछ नहीं बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके शेयर कैपिटल इशू होना है अगेंस्ट कैश 80 मिलियन और अगेंस्ट काइंड, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कोई मशीनरी कुछ आ रहा है 20 मिलियन का,
और आपने एमओए या एओए में कुछ डिफाइन नहीं किया तो फिर 80 मिलियन आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझी जाएगी। ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। आगे एक एग्जांपल है, प्लीज जरा पढ़िए एग्जांपल को। वही बात दोबारा लिख दी उसने। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलूं। लो जी, कंडीशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लो जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पढ़ना है कि एक पब्लिक कंपनी को क्या क्या कंडीशंस मीट करनी पड़ती है। तो देखो, एक सेक्शन का स्टार्ट भी वहीं से हो रहा है। अ पब्लिक कंपनी, उसने जनरली बात नहीं लिखी कि अ कंपनी, उसने लिखा पब्लिक कंपनी शैल नॉट स्टार्ट इट्स ऑपरेशन और एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर अनलेस, यानी पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस, अपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकती अनलेस नंबर 1, शेयर फॉर कैश हैव बीन अलॉटेड टू एन अमाउंट नॉट लेस देन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कहता है शेयर अलॉट हो चुके हो टू एन अमाउंट नॉट लेस देन अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगी। ठीक है, जितना हमने डिफाइन किया, या तो परसेंटेज डिफाइन होगी या फिर अगेंस्ट कैश, अगर आपने एमओ में डिफाइन नहीं किया तो जितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसके अगेंस्ट शेयर इशू हो चुके हो, पहली बात। दूसरी बात, अलॉट हो चुके हो। दूसरी बात, every director of the company has paid to the company full amount on each of the share taken or contracted to be taken by him and for which he is liable to pay in cash। कहता है हर डायरेक्टर ने जिसने शेयर लेने थे, उसने शेयर के एवज जो पैसे देने हैं वो फुल अमाउंट पे हो चुकी हो। यानी अब अनपेड शेयर कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्टर ने जितने शेयर लेने हैं 100% उसने अमाउंट दे दी हो। और कहता है जितने लेने हैं या कॉन्ट्रैक्ट किया था टू बी टेकन बाय हिम, यानी ऑब्वियस बात है मेमोरेंडम के अंदर आप क्या करते हो, इनफैक्ट प्रपोज टू बी होता है ना, कि सब्सक्राइबर कहता है कि आई वुड या सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जिसे बोलते हो, वो क्या बोलते हो, वो पैसे थोड़ी दे रहा होता है, वो तो सब्सक्राइब कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि आई अंडरटेक दैट ऑब्लिगेशन कि मैं ये शेयर सब्सक्राइब करूंगा। तो कहते हैं जिन्होंने वादे किए थे ना तुम्हारे साथ कि मैं सब्सक्राइब करूंगा, उन्होंने सब्सक्राइब कर दिए हो, उनसे पेमेंट रिसीव हो चुकी हो। और तीसरी बात, no money is or may become liable to be repaid to the applicants for any share which have been offered for public subscription. No money is or may be liable to become liable to be repaid to the applicants for any share which have been offered for public subscription। देखो, एक दफा पैसे आ गए, अब वापस नहीं जाने। अब या तो तुम्हें शेयर इशू होने हैं या फिर एक्चुअली दो चीजें होती हैं। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप शेयर के लिए सब्सक्राइब कर देते हो ना, अब पैसा वापस नहीं मिलना। अब कम देखो, आपने ऑफर कर दी, मैंने कल भी एक बात समझाई थी कि इनविटेशन टू एन ऑफर, आप इनवाइट करते हो, वो आपको इनवाइट करते हैं, आप ऑफर करते हो। बीइंग अ सब्सक्राइबर आप ऑफर कर रहे हो, आपने ऑफर की कि मुझे इतने शेयर चाहिए। अब पैसे वापस नहीं आने, अब एक्सेप्टेंस आनी है या रिजेक्शन आनी है। 7 दिनों के अंदर अंदर कंपनी ने फैसला करना होता है, या तो वो शेयर अलॉट करती है और आपके पैसे रख लेती है, शेयर दे देती है, और दूसरा तरीका या रिजेक्ट करके पैसे वापस कर देती है। वो कहता है नो मनी इज और मे बिकम लायबल टू बी रीपेड टू द एप्लीकेंट फॉर एनी शेयर व्हिच हैव बीन ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। भाई जो ऑफर हो गए वो वापस पैसे नहीं आने। हाँ, कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे है कि अब वो एक्सेप्ट करेगी आपकी ऑफर तो आपसे पैसे ले लेगी, अदरवाइज आपको आपके पैसे वापस कर देगी। आगे एग्जाम्पल 3 है, एक छोटी सी उसने, अच्छा इस एग्जाम्पल 3 को मैं आखिर में बताऊंगा, अभी नहीं, पहले हम जरा बाकी पॉइंट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 भी बड़ी खूबसूरत बात है। एग्जाम्पल 3 नहीं, एक्चुअली उसने एक और छोटी सी बात समझाई है और एग्जाम्पल 3 के अंदर समझा दी है। ठीक है, अच्छा 3 कंडीशंस हो गई अभी तक। अगर आप ऊपर पढ़ के आए हो मेरे साथ, 3 कंडीशंस क्लियर हो गई हमारी। नंबर 1 कि जनाब शेयर कैश में मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो अलॉट हो चुके हों, डायरेक्टर ने जो पैसे देने हैं वो दे चुके हों, और तीसरी बात थी कि किसी भी किस्म के पैसे वापस नहीं होने हैं। ठीक है, अब फैसला ही होना है जो भी होना है। चौथी बात, there has been filed with the registrar a duly verified declaration by the chief executive or any one of the director and the secretary that the aforesaid condition have been complied with। लो जी, अब टांगने के लिए हमें बंदे चाहिए। टांगने के मुराद कि कल को कोई इसमें हुर्दुबुर्द हुई या इसमें कोई खराबी पैदा हुई कि जो ये कंडीशंस हैं ये प्रॉपर्ली में, ये हलफनामा है, ट्राई टू बी, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ कि हलफ ले लो कि ये सारी ऊपर वाली कंडीशन जो आप 3 पढ़ के आए हो ये फुलफिल हो गई हैं। और हलफ किससे लेना है भाई? ये डिक्लेरेशन 2 लोगों से लेना है। नंबर 1, 2 लोगों से, मैं जरा इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, 2 लोगों से डिक्लेरेशन लेना है। नंबर 1
पहला वो कहता है कि या तो चीफ एग्जीक्यूटिव कर दे या फिर डायरेक्टर, सीईओ या फिर डायरेक्टर, और का लफ्ज है, बड़े गौर से देखिएगा, एंड द सेक्रेटरी, ये दो लोग साइन करेंगे इस हलफनामे को, और यहां पे हलफनामा लिखा होगा डिक्लेरेशन कि जनाब मैं इकरार करता हूं या मैं इस बात को कंफर्म करता हूं कि जनाब ये जो सारी कंडीशन है विद रिगार्ड टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस सर्टिफिकेट वो फुलफिल हो चुकी हैं। क्या ये बात समझ आ गई? अगली बात, in the case of a company which has not issued a prospectus inviting the public to subscribe for its share, there has been filed with the registrar a statement in lieu of prospectus। ये बात मैंने समझाई थी कि अगर आप जनरल पब्लिक से, देखो पब्लिक कंपनी का मतलब बिल्कुल यही है कि आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन बहुत सी पाकिस्तान के अंदर ऐसी पब्लिक कंपनी मौजूद हैं जिनके अंदर फैमिली ओन्ड बिजनेस हैं, वो पब्लिक से फंड रेजिंग नहीं की हुई, कहने को पब्लिक है पर पब्लिक की फंड रेजिंग नहीं है। जिस तरह पब्लिक कंपनी कहा जाता है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए। तो आपकी जो मास्टर टाइल सिरेमिक इंडस्ट्री थी, ये 3 भाई चला रहे थे, तीनों डायरेक्टर थे, तीनों मेंबर्स थे, और ये तीनों ही कंपनी चला रहे थे। 1 रुपया भी बाहर से एज अ शेयर होल्डर नहीं आया हुआ था। हाँ, डेट की अमाउंट बहुत ज्यादा थी, वो एक अलग बात है, बट फंड रेजिंग में अगर मैं शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ से कहूँ तो कोई और शेयर होल्डर नहीं था। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, तो क्या इनको प्रोस्पेक्टस की जरूरत है? नहीं, इनको अब है तो पब्लिक कंपनी, उसने भी अगर बिजनेस करना स्टार्ट करना होगा तो उसको कहा गया होगा कि भाई तुम, अच्छा वैसे वो जिस तरह भी कन्वर्ट हुए, फिलहाल तो मैं उस तरह मैं अजम्पशनरी वे में समझा रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल वो पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड, तो उनको कहा गया होगा कि जनाब आप ऐसा करें, इनकॉर्पोरेशन के बाद ये कंप्लायंसेस करें, और प्रोस्पेक्टस, अगर पब्लिक को इशू ही नहीं करने फंड्स तो प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर ये सारी बातें हो क्यों रही हैं? क्योंकि है पब्लिक कंपनी, इनकॉर्पोरेशन करनी पड़ेगी, प्लस सारी कंप्लायंसेस करके कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और उसके लिए अगर बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस की, तो वो कह रहा है पब्लिक को चूंकि इशू ही नहीं करने, तो फिर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। क्या करें? देयर हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, क्या करना है जी? अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस की जगह एक स्टेटमेंट इशू कर देंगे। ये बात मैंने आपको लोगों को कल भी समझाई थी कि जब फंड रेजिंग पब्लिक से करते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, अगर पब्लिक से फंड रेजिंग ना करें तो फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू की जाती है। लो जी, आगे एक्सेप्शन पे चलते हैं। कहता है जी, द अबव रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई टू अ कंपनी कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। ये बात मैं ऑलरेडी आपको क्लास में समझा चुका था कि अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट करती है तो क्या वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट की ये वाली कंडीशंस पूरी करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, एक कंपनी है, वो 10 साल एज अ प्राइवेट कंपनी चलती रही और आज वो 10 सालों के बाद पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट की, क्योंकि वो ऑलरेडी वो अपने कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर ही जो जो जमा कराएगी वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपने इस सेक्शन की कंप्लायंस नहीं करेगी, वो उस पर अप्लाई ही नहीं होता, वो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है। और सेकेंडली कहता है टू अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कहता है जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल ही नहीं है उसके ऊपर ये वाली मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली क्लॉज, शेयर इशू हो गए हों कैश में, डायरेक्टर ने पे कर दिया, ये अप्लाई ही नहीं होती, लॉजिकली नहीं है, कंपनी का शेयर कैपिटल है ही नहीं। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर आप जरा थोड़ा सा पिक्चर में आपको साथ साथ क्लियर करता जाता हूं, आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने कैश में शेयर इशू कर दिए, डायरेक्टर ने पूरी पेमेंट कर दी, कोई पैसे वापस नहीं करने, अब शेयर मिलेंगे या फिर रिजेक्शन के बाद जाएंगे, रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया डिक्लेरेशन कि वो जो साइन हुआ था बड़े बड़े लोगों से कि कभी फाइल लगाना पड़ा तो इनको लगाएंगे, और आखिर में कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दो अगर प्रोस्पेक्टस नहीं कर रहे। अब आगे बात आती है एक्सेप्टेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द रजिस्ट्रार। वही बात है जिस तरह इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराते हो और रजिस्ट्रार की अप्रूवल के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल गई तो अल्टीमेटली आपको कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहते हैं रजिस्ट्रार शैल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट मे डीम फिट to satisfy himself accept and register all the relevant document, registrar accept कर लेगा। The acceptance and registration of the document shall be a conclusive evidence that the company is entitled to start its operation and exercise its borrowing power। तो ये इस बात का सबूत होगा कि कंपनी को अब इजाजत है कि वो अपना बिजनेस कमेंस कर ले, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, आगे जी पेनल्टी क्लॉज है।
ये छोड़ दीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा ये पढ़ते हैं। कहते जी अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द, अच्छा देखो आपने इनकॉर्पोरेशन हुई बट आप पब्लिक कंपनी हो, आपको कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, आप उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन करना चाहो नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है, ऑपरेशन नहीं कर सकते, बोरिंग भी नहीं कर सकते। तो फिर अगर कंपनी ऐसी सूरत हाल में किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाए तो क्या होगा? कहता है एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी बिफोर द डेट एट विच इट इज एंटाइटल्ड to commence business shall be provisional only and shall not be binding on the company until that date, and on that date it shall become binding। जब तक उसको commencement business certificate नहीं मिल जाता, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी ने की है वो प्रोविजनल है, वो बाइंडिंग नहीं है। आप कर लो, आपका नुकसान है, कंपनी कल को लायबल ही नहीं होगी जब तक कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट ना मिला। और कल को अगर सपोज करें उसे किसी वजह से नहीं मिलता, तो आप तो गए, आपने तो ट्रांजैक्शन की है उसके साथ, तो आपको नुकसान होगा। क्या ये बात समझ आई? तो ये प्रिकॉशनरी एक क्लॉज एंटर कर दी गई कि भाई अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि उसके साथ किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोविजनल है। ठीक हो गया जी? अच्छा, एक डिफरेंस समझाया गया है प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस का, तो जरा ये समझते हैं अब। वैसे तो हम ये डिटेल में समझ चुके हैं ऑलरेडी। आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो और व्हेन द कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो कहते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा? प्रोस्पेक्टस। कहते हैं अगर आप नॉट इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब, तो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। और तीसरी बात, वो छोटी सी एक लास्ट बात, कि इशूड अ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, अब एक पॉइंट जो मैंने ऊपर नहीं बताया वो ये था कि आप लाइन बाय लाइन भी जा सकते हो, कि एक तरफ आप अपने आप को पब्लिक करा रहे हो और दूसरी तरफ साथ पब्लिक से फंड रेजिंग के सारे एक्टिविटीज मुकम्मल कर रहे हो प्रोस्पेक्टस, और साइमल्टेनियसली आप लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर रहे हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। प्रोस्पेक्टस वाले काम तो ठीक चल रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तुम्हारी लिस्टिंग रिफ्यूज कर दिया, अब तुमने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया हुआ है, बट कुड नॉट ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रिफ्यूज कर दिया है, प्रोस्पेक्टस वाले काम मुकम्मल कर लिए तुमने, तो क्या होगा कि तुमने फंड रेजिंग कर ली होगी, तो फिर क्या करें? वो तो एस्क्रो अकाउंट में पड़ी है, इंटरमीडिएट अकाउंट में, क्या करें? वापस करो। कहता है रीपेमेंट ऑफ ऑल द मनी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो पैसे कटे किए हैं वापस करो लोगों को। एंड अब प्रोस्पेक्टस की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि तुम जनरल पब्लिक से पैसा तो इकट्ठा कर नहीं सकते, तो क्या करो? जो कहता है फिर दूसरा सिनेरियो है कि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दो, ना कि प्रोस्पेक्टस फाइल करो। तो यही बात उसने यहाँ लिखी है, एंड फाइलिंग स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो हम जरा वापस चलते हैं, ये बात मैं ऊपर जो एग्जांपल की आपको वो कर रहा था, विद होल्ड करा के आया था एग्जांपल, वो यही चीज है कि अगर आप साथ साथ दोनों काम कर लेते हो तो फिर उस केस में प्रोस्पेक्टस वाला काम तो सही जा रहा है, बट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूजल दे दे तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो यही बात उसने यहां पे लिखी हुई है। तो जरा हम इसको जरा पढ़ते हैं। कैसे जी? Whenever the company issues shares or debenture to the general public, it is required to get those share or debenture listed on an exchange before allotment of share. The procedure is as follows. अब कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, ऑब्वियस बात है जनरल पब्लिक से फंड रेजिंग करोगे तो दो तरीके हैं, मैंने बताया था पब्लिक कंपनी के पास। नंबर 1 कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट अरेंजमेंट में किसी को शेयर बेचते, प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, ठीक है। बनाए भी लिया तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये बात हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। दूसरी बात, अब अगर हमने बनाया है पब्लिक को फंड रेजिंग करनी है, ठीक है, तो उसमें तरीका ये होता है, एक अगर मैं कहूँ आप आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलें, तो आप पहले लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट करें ताकि लिस्टिंग अप्रूवल मिल जाए, देन आप प्रोस्पेक्टस की तरफ जाएं। लेकिन आप साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकते हैं इफ़ यू वांट कि आपके शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएं। तो कहते हैं कि उसको रिक्वायर पड़ेगा कि वो लिस्ट कराए। द प्रोसीजर इज एज फॉलो। नंबर 1, कंपनी क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, फिक्स अ डेट फॉर द पेमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट अगेंस्ट हिज सिक्योरिटीज एंड साइमल्टेनियसली फाइल एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी टू द एक्सचेंज। वही बात हो गई। स्टेप ये हो सकता है कि आसान काम करना है तो पहले एक्सचेंज से अप्रूवल ले लो, अप्रूवल आ जाए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, हाँ आ जाए तो आप चले जाओ उसकी तरफ। लेकिन आप साइमल्टेनियस भी परफॉर्म कर सकते हो, एप्लीकेशन भी डाल दो फॉर अप्रूवल और साथ साथ अपने प्रोस्पेक्टस वाले काम भी करते रहो। पीपल डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। ऑब्वियस बात है, इन्विटेशन टू एन ऑफर और उसके बदले में पैसे आएंगे, पैसे आ गए। कंपनी वेट फॉर द लिस्टिंग फ्रॉम एक्सचेंज एंड प्रोवाइड फॉर एनी
फर्दर इंफॉर्मेशन और डेफिशिएंसी एज पॉइंटेड बाय द एक्सचेंज, तो अब एक्सचेंज के ऊपर है, हो सकता है वो कोई डेफिशिएंसी निकाल दें, आप वो रिजॉल्व कर दो, रिजॉल्व, और आप वेट कर रहे हो कि अब उनकी अप्रूवल आ जाए। जो ही अगर अप्रूवल आती है, द कंपनी इज गिवन सर्टिफिकेट ऑफ लिस्टिंग एंड इट कैन नाउ यूज द मनी ऑफ एप्लीकेंट एंड अलॉट देम शेयर। तो कंपनी क्या करेगी, जो ही अप्रूवल मिल गई तो कंपनी क्या करेगी, जो पैसे लिए हैं वो एस्क्रो अकाउंट से अपने अकाउंट में डालेगी और उनका लोगों को शेयर इशू कर देगी, ठीक है। और अगली बात, इफ लिस्टिंग इज रिफ्यूज्ड तो मनी फ्रॉम एप्लीकेंट मस्ट बी रीपेड फॉरविथ, तो ये वो सारे पैसे वापस कर देगी। अंटिल सच मनी इज रीपेड कंपनी शैल नॉट बी अलाउड टू कमेंस बिजनेस। जब तक कंपनी पैसे वापस नहीं करती, रजिस्ट्रार के साथ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करती, जो भी आखिरी लाइन मैंने पढ़ाई है, तब तक कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती। तो दो चीजों का ख्याल, पैसे वापस करो और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करो टू द रजिस्ट्रार, देन यू आर अलाउड कि आप जाके अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हो। ये प्रॉब्लम वैसे इस तरह कोई नहीं करता, उसकी रीजन है एक्सचेंज के अंदर टाइमलाइन काफी लग जाता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली, पहले अपने आप को एक्सचेंज से लिस्टिंग करवाते हैं, एक्सचेंज की लिस्टिंग की अप्रूवल के बाद प्रोस्पेक्टस की तरफ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आपने 7 दिनों के अंदर अंदर फैसला करना होता है जब पैसे आ जाते हैं, या तो आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। लेकिन क्या होगा कि जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे फंड रेजिंग की, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे कि लिस्टिंग की अप्रूवल नहीं आ रही होगी, एक्सचेंज की अप्रूवल नहीं आ रही होगी, तो इसलिए वेट करना, स्टेप वाइज जाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे है। सो इसके साथ ही बेटे ये चैप्टर जो है, ये लास्ट में एक छोटी सी बात लिखी हुई है, इसके साथ ही ये चैप्टर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला आप सबको सहायता फरमाए। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग अच्छा मैं तो फ़ायदा उठा रहा हूँ, दोनों लेक्चर्स एक ही टाइम पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन ये है कि आप इन 2 लेक्चर्स को टेकअप कर लें, और एक में हमने चैप्टर नंबर 6 कंक्लूड कर लिया और अब हम चैप्टर 7 स्किप करके चैप्टर नंबर 8 पे, चैप्टर नंबर 9 पे डिविडेंड का चैप्टर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ताकि मैं ये समझता हूँ कि ये वो चैप्टर है जो आप इजीली इधर अंडरस्टैंड कर लेंगे। 7 को ज़रा मैं क्लास में डिस्कस कर लूँगा। डिविडेंड बेटा सबसे पहले तो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी में या बिजनेस में क्या फ़र्क होता है, और वो यही फ़र्क है कि वो प्रॉफिट कमाती तो है बट वो अपने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। ये बात मैंने बड़ी दफ़ा आपको, जब शुरू में पहले आप बच्चे से होते थे तब मैंने सिखाई थी कि बिजनेस जो है वो या तो प्रॉफिट पर्पसेस के लिए या नॉन प्रॉफिट के लिए। तो नॉन प्रॉफिट जो है वो उसका पहला रीज़न यही है कि नॉट अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू इट्स मेंबर। अब आते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड में। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड 2 तरह का डिविडेंड नजर आ रहा है आपको। अच्छा, डिविडेंड 2 टाइप्स का भी हो सकता है, इन कैश और इन काइंड, वो भी हो सकता है। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास के अंदर मैंने कैश डिविडेंड तो आपको समझ आता है, पैसे आ रहे हैं। इन काइंड डिविडेंड इज एक्चुअली द रिटर्न टू द शेयर होल्डर ना, कैश मिल गया या इन काइंड। इन काइंड की एग्जांपल अभी हमने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ी, जहां एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे। वहां पे एक थी स्पीशी डिविडेंड, जहां मैंने आपको ये समझाया था कि लिस्टेड कंपनी अपने शेयर होल्डर को एंटरटेन करने के लिए, अपने उनको डिविडेंड देने के लिए कैश देने की बजाय अपनी सब्सिडरी के शेयर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो वो रिटर्न टू द शेयर होल्डर, है तो बेनिफिट टू द शेयर होल्डर, लेकिन वो कैश बेनिफिट की बजाय एक शेयर्स जो हैं अपनी सब्सिडरी के उठा के उनको दे देती है रिवॉर्ड में। इसे बोलते हैं स्पीशी डिविडेंड। तो डिविडेंड 2 काइंड्स का है, कैश और इन काइंड। अब ये 2 टाइप्स हो गई। अब ऊपर आते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिविडेंड में एक टाइप इंटरम और फाइनल की भी है। देखो, फाइनल वो है जो साल के आखिर में 12 महीने की परफॉर्मेंस में, यानी जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उसकी बेस के ऊपर ये फैसला हो रहा है कि हमने डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिवॉर्ड टू द शेयर होल्डर कितना देना है। बेटा देखो, सारे का सारा प्रॉफिट तो कभी नहीं बांटा जाता, कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिटेन कर लिया जाता है ताकि एक्सपेंशन प्लान्स के लिए, बिजनेस के डाउन टाइम्स के लिए इस्तेमाल हो सके। तो वो फाइनल डिविडेंड है। इंटरम डिविडेंड क्या है? इंटरम एनी डिविडेंड अदर देन द फाइनल, मतलब आप 2 महीने बाद डिविडेंड दो। आप लोग यूजुअली इंटरम को एसोसिएट करते हैं विद द 6 मंथ्स, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरम का मतलब पीरियड से लिंक नहीं है। इंटरम का मतलब है अदर देन फाइनल। दैट में बी 3 मंथ्स डिविडेंड, दैट में बी 6 मंथ्स डिविडेंड, दैट में बी, हाँ प्रैक्टिस यही है कि 6 महीने का डिविडेंड होता है, हाफ ईयर परफॉर्मेंस के ऊपर डिविडेंड दे रही होती है कंपनी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इंटरम के वर्ड को 6 मंथ से एसोसिएट मत कीजिएगा। ठीक हो गया? अब ये हो गई बातें कि नॉन प्रॉफिट बांटेगी नहीं, प्रॉफिट बांटेगी, कैश में भी बांट सकती है, काइंड में भी बांट सकती है, और फिर बात हो गई कि इंटरम भी दे सकती है, फाइनल भी दे सकती है। पॉइंट आता है देना कैसे है, देना कहां से है? तो लॉ कहता है आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से बांटना है आपने।
आप अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में क्या चीज शामिल नहीं है, ये बड़ा केयरफुल बात है। दो बातें मैंने रेड कलर्स में हाईलाइट की हुई हैं। नंबर वन कि भाई डिविडेंड बांटो, रिवॉर्ड दो शेयर होल्डर को, देना है। लेकिन अगर डिविडेंड गलत तरीके से निकाल रहे हो, प्रॉफिट गलत तरीके से निकाल रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। जिस तरह अगर मैं कहूं बेटे आपका जो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं जीपी की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 500 रुपए का, सपोज अज्यूम करें, मैंने लेस किए एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हैं 700 रुपए के, आपका 200 रुपए का यहां से ऑपरेटिंग लॉस बन रहा है सपोज। और इसके अंदर सपोज मैं अभी दो चीजें ऐड करने लगा हूं। सपोज मेरी एक अदर ऐड हो रही है अदर इनकम। अदर इनकम क्या है, मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी थी, कंपनी के हालात मुश्किल चल रहे हैं, एक डीएचए की प्रॉपर्टी थी, हमने वो बेच दी, वो बेच के हमने कमाए 300 रुपए। हम अब देखो ये लॉस आ रहा है 200 का, ऐसा ही है। इस ट्रांजैक्शन से पहले, इस अदर इनकम से पहले ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लॉस आ रहा है, जबकि हमने जब प्रॉपर्टी बेची, सपोज वो हो गई बेची 700 रुपए की, तो अब हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, या मैं कहूं यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो कितना प्रॉफिट आया 500। अब आप कह रहे हो ये वो प्रॉफिट है जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बेटा इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि तुम प्रॉपर्टियां बेच बेच के अपना गोइंग कंसर्न मैनेज कर रहे हो, और फिर वो पैसा जो आया वो बांट दो, तो ये कहां की अक्लमंदी है। तो लॉ ने यही समझाया कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में गेन फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट शामिल नहीं होगा। क्रॉस लगा हुआ है कि ये शामिल नहीं होगा। यानी अब मैं कहूं कि मैंने अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लॉ कहेगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये नहीं है, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये वाला है, और प्रॉफिट तो है ही नहीं, ये तो लॉस है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्या ये बात समझ आई? हाँ, एक सिचुएशन यहां पे लॉ समझाता है, वो समझने वाली बात है कि अगर मेरा बिजनेस ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो, अज्यूमिंग मेरा बिजनेस ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, मैं खरीदता बेचता हूं, मैं प्रॉपर्टियां ही खरीदता बेचता हूं, रियल एस्टेट बिजनेस है, तो फिर बेटा वो ये कहता है कि फिर वो ये अदर इनकम थोड़ी हुई। इमूवेबल प्रॉपर्टी ही खरीद रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी ही बेच रहे हो, तो क्या वो अदर इनकम थोड़ी हुई? फिर तो वो मेरी सेल भी वही है, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल भी वही है। तो कहता है फिर जिस तरीके से तुम्हारी सेल होगी उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर देना, प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से फिर एक्सपेंसेस लेस करना, आखिर में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाजत मौजूद है। हाँ, फिर वो लगेगा कि गेन ऑन इमूवेबल है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन देखो वो गेन नहीं है, वो इनफैक्ट मेरी बिजनेस इनकम ही वही है। क्या ये बात समझ आई? तो एक एक्सेप्शन भी समझा दी मैंने कि अगर बिजनेस ही रियल एस्टेट का हो। दूसरी बात, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हो, हाँ मेरे से ज्यादा अच्छे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड IAS 40 है मेरा ख्याल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 40 में वो कहते हैं भाई कैपिटल प्रॉपर्टी जो आप एप्रिसिएशन के लिए होल्ड कर ले, उसे बोलते हो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब मैं आसान लफ्जों में बात करूंगा, मैं बहुत टेक्निकल स्टैंडर्ड पे बात नहीं करूंगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने होल्ड करके रखी और आपको एप्रिसिएशन आई, आप वो रिकॉर्ड कर लेते हो, लेकिन क्या वो वाकई ही रियलाइज हो जाता है प्रॉफिट? नहीं। आप यूजुअली उसे अगर ऐड करते हो तो अदर, सपोज फॉर एग्जांपल अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे गेन आ रहा है, वो गेन अनरियलाइज्ड है, आपने ना बेची है, ना वो प्रॉफिट वाकई आपकी पॉकेट में आया है, लेकिन चूंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसे रिकॉग्नाइज कर लो, आपने 700 रुपया रिकॉग्नाइज कर लिया। अब आप पहुंच गए हो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में और आप कह रहे हो मेरा 500 का डिस्ट्रीब्यूटेबल है। लॉ कहते हैं नहीं, ये तो रियलाइज हुआ ही नहीं, ये तो असल में गेन दिखा रहे हो क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं, टेक्निकली तो ये गेन है ही नहीं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन से निकाल दो। इससे पीछे वाला जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, वो बांटना तो। क्या ये बात समझ आएगी दोनों? सो अनरियलाइज्ड गेन भी इजाजत नहीं है और गेन फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इजाजत नहीं है। अच्छा, एक्सेप्शन मैंने यहां लिखी हुई है कि बिजनेस ऑफ द कंपनी इज परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट। ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं जी। क्लियर? यहां तक अगर बात समझ आए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नॉन प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट, फिर टाइप्स ऑफ डिविडेंड, फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से कौन से दो एलिमेंट ऐसे हैं जो टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से निकाल देना चाहिए। आगे चलिए जी, अब आते हैं डिविडेंड की जरा
क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर डिविडेंड के हवाले से कि डिविडेंड दो तरह का था, इंटरम और फाइनल। बेटा कहने को तो कोई बात नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन या रिवॉर्ड टू द शेयर होल्डर, लेकिन लॉ हमें इन दोनों की लीगैलिटी के ऊपर डिफरेंसेस समझाता है कि दोनों को मैनेज कैसे करना है। तो उस मैनेज करने को समझने के लिए मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दिया ताकि आपके लिए इन दोनों का डिफरेंस समझना आसान हो जाए। पहली बात, डिविडेंड की रिकमेंडेशन कौन देगा? बेटा दोज हु आर एजेंट ऑफ द कंपनी, they are actually operating the company on the behalf of the shareholder, right? ऑनर के बिहाफ पे चला रहे हैं। कौन? बोर्ड। तो बेटा फिर रिकमेंडेशन भी तो वही दे रहे होंगे। तो बेशक इंटरम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, अप्रूवल रिकमेंडेशन कहां से आनी है? बोर्ड से। तो इंटरम के केस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिकमेंडेशन देते हैं और फाइनल में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिकमेंडेशन देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां पे रिकमेंडेशन देंगे? बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन, जिसमें रिकमेंड करेंगे जनाब हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, हम रिकमेंड करते हैं डिविडेंड दें। अच्छा, अब आते हैं अप्रूवल की बात। अप्रूव कैसे होगा? कहता है इंटरम हुआ, बोर्ड ही रिकमेंड करेगा, बोर्ड ही अप्रूव करेगा। लेकिन अगर ये फाइनल डिविडेंड है, बोर्ड रिकमेंड करेगा, मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग अप्रूव करेंगे। यही एनुअल जनरल मीटिंग, यही वजह है आप जब अकाउंट्स का काम कर रहे होते तो अक्सर एक डिस्क्लोजर देते हो कि मेंबर्स ने डिविडेंड अप्रूव कर दिया। अक्सर आपके क्वेश्चंस में शायद ऐसा क्वेश्चंस आते होंगे जिसके अंदर होता होगा कि मेंबर्स ने डिविडेंड अप्रूव कर दिया जी, और आप उसको अकाउंट फॉर नहीं करते बल्कि उसको क्या करते हो? डिस्क्लोज करते हो। रीजन कि मैम एजीएम हो ही अकाउंट्स के बाद रही है। एजीएम तो अकाउंट्स के बाद होनी है जिसमें अकाउंट्स अप्रूव होने हैं, तो तब तक तो डिविडेंड अप्रूव ही नहीं हुआ होता। सो टेक्निकली या लीगैलिटी में इंटरम डिविडेंड बोर्ड ही रिकमेंड करते हैं, बोर्ड ही अप्रूव करते हैं, जबकि फाइनल डिविडेंड बोर्ड रिकमेंड करते हैं, लेकिन एजीएम में मेंबर अप्रूव करता है। अच्छा, बड़ी मजे की बात। अब मैं ये बात को स्किप करके पहले पेमेंट पे आता हूं। पेमेंट के ऊपर सवाल। बेटा डिविडेंड का रेगुलेशन आया हुआ रिसेंटली और उसके अंदर डिविडेंड पेमेंट रेगुलेशन के हवाले से, डिविडेंड के रेगुलेशन के हवाले से पेमेंट जो है वो उसमें लिखी हुई है कि भाई आपने 10 दिनों के अंदर अंदर 10 वर्किंग डेज में पेमेंट करनी है। कहां से? कहता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। ना रिकमेंडेशन की बात की ना अप्रूवल की, कहा 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब हमारे लिए समझना जरूरी है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या है। फिर क्या मेरी बात समझ आई? सो इंटरम के केस में भी 10 दिनों में पेमेंट करनी है, फाइनल के केस में भी 10 दिनों में 10 वर्किंग डेज में ही पेमेंट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। लेकिन अब समझने वाली बात है दोनों केसेस में डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या मेरी बात समझ आई? इसीलिए फिर लॉ ने एक्सप्लेन किया कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या होगी, किस दिन समझा जाएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। कहता है इंटायर फाइनल तो बहुत आसान है, जो एजीएम में तुम मेंबर अप्रूव करने बैठे, जो एजीएम की डेट है, जो मीटिंग की डेट है, वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, उसी में अप्रूव हुआ ना, वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। तो जरा देखो, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एजीएम की डेट, तो फाइनल तो बहुत आसान हो गया कि एजीएम की डेट पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन है वही। इसका मतलब एजीएम की डेट के बाद एनुअल जनरल मीटिंग के 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है डिविडेंड की, ना की तो टांग के रख देंगे आपके सीईओ को। क्या मेरी बात समझ आई है? सो ये बात तो समझ आ गई। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि इंटरम डिविडेंड के अंदर क्या होगा। बोर्ड रिकमेंड कर रहा है, बोर्ड अप्रूव कर रहा है, लेकिन डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होगी? वहां पे फाइनल में हमने पढ़ा बोर्ड रिकमेंड कर रहा है, मेंबर अप्रूव कर रहे हैं, जिस मीटिंग में अप्रूव कर रहे हैं वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड समझा जा रहा है, और उसके 10 दिनों के अंदर अंदर 10 वर्किंग डेज में हमने उसकी पेमेंट कर देनी है, वरना हमारे सीईओ को पुट्ठा टांग दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट अब यहां पे पढ़ा इंटरम में बोर्ड रिकमेंड कर रहा है, बोर्ड अप्रूव कर रहा है, लेकिन डिक्लेरेशन को समझने से पहले अब एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, एंड दैट इज बुक क्लोजर। सॉरी, बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्या है? बेटा देखो, छोटी मोटी कंपनी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब जिस प्राइवेट कंपनी में तो वैसी शेयरिंग, पब्लिक कंपनी में ट्रेडिंग हो रही है बहुत मिनिमम,
लेकिन एक जब आप लिस्टेड कंपनी की बात करते हो, जिस तरह मैं कहूं नेस्ले पाकिस्तान की बात करते हो आप, अब नेस्ले पाकिस्तान के शेयर्स डेली बेसिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है और इसके शेयर डेली बेस पे ट्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब है अगर मैं कहूं आज की ट्रेडिंग है, सपोज 5 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं, अज्यूम करें, मैं अज्यूम कर रहा हूं सब कुछ, 5 मिलियन शेयर्स जो हैं आज ट्रेड हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अज्यूम करूं कि 5 मिलियन कोई पुराने मेंबर थे जो अब मेंबर नहीं रहे और 5 मिलियन कोई नए मेंबर आ गए हैं, अज्यूम कर रहा हूं, हो सकता है नंबर एक बंदा ज्यादा शेयर भी ले रहा हो, तो ऐसे कोई बात नहीं है, मैं एक फर्जी बात कर रहा हूं। इसका मतलब है बहुत से मिलियंस ऑफ मेंबर्स आज न्यू ऐड हुए हैं और मिलियंस ऑफ मेंबर आज डिलीट हो गए हैं मेंबर की लिस्ट से। इसका मतलब है मेंबर्स बुक्स की बात करें तो मेंबर्स बुक्स में बहुत से लोग आज ऐड हुए या ऐड होने चाहिए क्योंकि वो मेंबर बन गए हैं, और बहुत से लोग डिलीट होने चाहिए। अब जब बात आती है कि हमने मेंबर्स को नवाजना है, एंटाइटलमेंट देना है, रिवॉर्ड देना है, तो किन मेंबर्स को दें? हम अगर जिस दिन भी देने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आ रहे होंगे, कुछ जा रहे होंगे, जाने वाले रुस जाएंगे, हमें क्यों नहीं दिया, हम आपके साथ इतनी देर रहे, हम निकल के जा रहे हैं तो आप देना शुरू कर दिया। सो प्रॉब्लम रहेगी ना। इसीलिए क्या किया जाता है, एंटाइटलमेंट से पहले किताबों को, मेंबर्स की बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है फॉर a certain period specified under the law। किताबें बंद कर दी जाती हैं और किताबें बंद करने से पहले भी बताया जाता है, नोटिस पहले दिया जाता है कि जनाब फलां तारीख को हम किताबें बंद करने जा रहे हैं, उस दिन किताब बंद हो जाएगी और जैसा जजमेंट डे पे सारी हिसाब किताब की किताबें बंद होनी है ना, और फिर लिटर परेड शुरू होनी है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि किताबें बंद कर दी जाएंगी और एक सर्टेन पीरियड तक बुक्स क्लोज रहेंगी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं हो रही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो चल रही है, लेकिन जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, वट एवर, आज अगर मेरी किताब बंद है तो मैं एडिशन डिलीशन नहीं कर रहा। सपोज मैं कहता हूं मैंने अपनी किताबें क्लोज की 15 जुलाई 2024 से लेकर मैं क्लोज करूंगा, अज्यूम कर रहा हूं 14 जुलाई कर लेते, 14 जुलाई से अज्यूम करता हूं 21 जुलाई तक मेरी किताबें क्लोज रहेंगी, मेंबर्स बुक्स क्लोज रहेगी। इसका अगर मैं कहूं ये बोथ डेज इंक्लूसिव है, बोथ डेज इंक्लूसिव, अज्यूम कर रहा हूं मैं कि दोनों दिन शामिल हैं, तो इसका मतलब है 14 तारीख को किताबें बंद हो गई। अब इसके बाद ट्रेडिंग हो रही है लेकिन मैं बुक्स अपडेट नहीं कर रहा, जो आ रहा है आ जाए, जो जाना चाहता है चला जाए, किसी की एडिशन डिलीशन। इसका मतलब 13 तारीख की रात को जो मेंबर की बुक्स में मेंबर्स हैं, अब इस 7 दिन या जितने भी इंक्लूसिव डेज करके दिन बनते हैं, उस दिन वही मेंबर्स रहेंगे, उसमें कोई एडिशन डिलीशन या चेंज नहीं होगा। अब इस तारीख से इस तारीख तक वही मेंबर्स रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ये है क्लोजर ऑफ बुक क्लोजर। इसे बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर एंड क्लोजर और रीओपनिंग ऑफ बुक्स। देखो इस दिन किताबें बंद हुई और इस 21वीं की रात को या 22वीं की सुबह किताबें दोबारा खुल जाएंगी, अब एडिशन डिलीशन हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई? सो इस तारीख पे किताबें क्लोज, इस तारीख पे किताबें दोबारा रीओपन हो जाएंगी, इसे बोलते हैं बुक क्लोजर। कहते हैं क्लोजिंग मेंबर्स बुक फॉर देयर एंटाइटलमेंट डिविडेंड। अब जो इस दिन किताबों में आ गया, एंटाइटलमेंट उसी को मिलनी है। बेनिफिट्स जो भी कंपनी ने देने हैं, वो डिविडेंड की सूरत में, वो बोनस शेयर की सूरत में, वो किसी भी सूरत में हो, वो इन्हीं को मिलने हैं जो इस कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर पे आपके मेंबर्स होंगे। सो वो कहता है क्लोजिंग मेंबर्स बुक फॉर देयर एंटाइटलमेंट डिविडेंड या बोनस शेयर, राइट शेयर, व्हाटएवर, 7 डेज प्रायर नोटिस। मैंने अभी बोला वक्त से पहले बताएंगे कि फलां तारीख को हम बुक्स बंद करने हैं, 7 डेज एटलीस्ट प्रायर नोटिस है। मतलब अगर मैंने 14 को बंद करनी है तो कम से कम 7 तारीख से पहले, इससे पहले जितना मर्जी बता दें, लेकिन कम से कम 7 तारीख तक आपका नोटिस चला जाना चाहिए। जो 7 जुलाई को, आज लकीली तारीख क्या है, आज 6 है,
शायद 6 तारीख को अगर सपोज आज मैं बताऊं, मैं नोटिस दे दूंगा PSX को कि जनाब मैं मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दें कि मेंबर्स बुक्स 14 जुलाई से 21 जुलाई बोर्ड डेज इंक्लूसिव किताबें बंद रहेंगी। सो ट्रेडिंग करिए, शौक से कीजिए, लेकिन मेंबर्स की बुक्स अपडेट नहीं होंगी। सो कंसिडरिंग दैट फैक्टर, जो इस दिन मेंबर होंगे वो एंटाइटलमेंट के हकदार होंगे, अदरवाइज और किसी को एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं एक और पॉइंट बात बता दूं, सपोज मैंने यहां पे शेयर खरीद लिए और 16 तारीख को बेच दिए, हु विल गेट द एंटाइटलमेंट? एम आई? यस, मुझे मिलेंगी, क्योंकि 14 तारीख को जब किताबें क्लोज हुई मैं उनका मेंबर था। मैंने 16 को बेच दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर की बुक्स अपडेट ही नहीं हो रही। मेंबर की बुक अपडेट होनी है 22 तारीख को, तो एंटाइटलमेंट किसको मिलनी है? जो इस पीरियड में मेंबर हुआ, जो 14 तारीख को मेंबर हुआ। सो आप ऐसी हरकतें भी करते हो, या इन्वेस्टर ऐसी हरकतें भी करता है कि वो इस स्टेज के ऊपर शेयर खरीद लेता है और यहां पे जाके उन शेयर्स को दोबारा बेच देता है कि बस ठीक है, अब जितनी भी एंटाइटलमेंट है वो मुझे ही मिलनी है। इज दैट क्लियर? सो ये है जी बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट, और 7 दिन का कम से कम नोटिस आपने पहले देना है। अच्छा, आप बुक कितनी देर के लिए क्लोज कर सकते हो? कहता है लॉ, ये कहता है कि एनी पीरियड या डेज एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम नॉट मोर देन एग्रीगेटेड 30 डेज इन अ ईयर, एक्सटेंशन फॉर फर्दर 15 डेज। तुम्हारी मर्जी है, जितनी मर्जी दिन के लिए किताबें बंद करो, लेकिन याद रखना पूरे साल में एक कंपनी सिर्फ 30 दिनों के लिए अपनी किताबें बंद कर सकती है। इसलिए सोच समझ के करना कि कल को फिर एंटाइटलमेंट के लिए किताबें क्लोज करनी हुई तो दिन बचे होने चाहिए। तुम्हारे पास टोटल एक साल में 30 दिन है, 30 दिन तक किताबें बंद रह सकती हैं एक साल में। हाँ, एक्सटेंशन दे सकते हैं हम, लेकिन 15 दिन की एक्सटेंशन और मिल जाएगी, यानी एक साल में टोटल 30 दिन वो और 15 दिन की एक्सटेंशन, 45 डेज के लिए तुम बुक्स क्लोज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो अपना सोच समझ के किताबें क्लोज करनी है कि कितनी देर के लिए क्लोज करें, ताकि मिनिमम से मिनिमम डेज जो हैं आउट ऑफ दिस 45 यूज हो। बार ऐसा ना हो कि हम और इशू करना चाहें और फिर दिन ही ना बचे हों। क्या मेरी बात समझ आई? तो 7 दिन का प्रायर नोटिस, और किसी भी पीरियड के लिए, किसी भी डेज के लिए तुम कर सकते हो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारे पास टोटल साल में 30 दिन और 15 दिन की एक्सटेंशन मौजूद है। ये बात, यहां तक बात समझ आ गई? बस यहीं तक इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला सबको सहायता फरमाए।